नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर कार्यक्रम में आपके लिए लेकर आते हैं कृषि एवं बागवानी से संबंधित अनेक विषयों पर जानकारियाँ। तो आज इसी प्रोग्रामों के क्रमों में हमारी जो आज की जो विषय है वो है बागवानी फसलों में जैव नियंत्रण, और जिसके लिए हमारे साथ आज विशेष मेहमान जुड़े हैं श्री वीरेंद्र वर्मा जी, जो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हैं हॉर्टिकल्चर स्टेट बायो कंट्रोल लैब रझाना शिमला के अंदर। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो सर, जैसे हम जानते हैं कि किसान और बागवानों को अपनी फसलों में कीट का ज़्यादातर प्रकोप होता है कई क्षेत्रों में, तो उसमें हम बायो कंट्रोल जब हम बात कर रहे हैं या जैव नियंत्रण की बात कर रहे हैं तो हम कैसे करते हैं और क्या चीज़ है सर जैव नियंत्रण? देखिए अमित जी, जैव नियंत्रण जो है एक विधि है जिसके द्वारा हम मित्र कीटों के द्वारा हानिकारक कीटों का प्रबंधन करते हैं जी। इसमें कई तरह के मित्र कीट हमारे पास होते हैं, जैसे कि इसमें मित्र कीट की भी 3 प्रजातियां हैं, जैसे कि ये आपके परभक्षी हो गए, प्रीडेटर्स हो गए और रोगाणु हो गए, एक परिजीवी हो गए। तो ये अनेक प्रकार के हमारे मित्र कीट होते हैं जिनका हम प्रजनन लैब में करते हैं, वह ये बागवानों को देते हैं, जिसके द्वारा ये हानिकारक कीटों के का प्रबंधन अपने बगीचों में कर सकते हैं बागवान। तो इसमें सर इसके लाभ क्या क्या हैं? और जैसे हम रासायनिक विधियों से भी कई बार हम करते हैं कि छिड़काव कर देते हैं दवाइयों का, तो बायो कंट्रोल या जैव नियंत्रण में ऐसा क्या है कि हम इसे यूज़ करें और रसायन को ना यूज़ करें? देखिए, आप आजकल रासायनिक खेती या रसायनों के प्रयोग से नाना प्रकार के मनुष्यों में रोग उत्पन्न हो रहे हैं, जैसे कि कैंसर जो पहले बहुत कम हुआ करता था, आजकल कैंसर जो है बहुत ही कॉमन हो गया है। हर दूसरे घर में आपको कैंसर का पेशेंट मिल रहा है। तो इसकी रोकथाम के लिए भी हम जैव नियंत्रण को प्रयोग कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारा रसायनों का प्रयोग कम हो जाएगा, वो रसायन जो है हमारी फूड साइकिल में कम आएगा, उससे जो है मनुष्य के शरीर में कम जाएगा। तो उससे जो है एक तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। दूसरा है, एक रसायनों के प्रयोग से कीटों में जो हानिकारक कीट हैं उनमें रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। तो जो डोज हम पहले कम मात्रा में यूज़ कर रहे थे कीड़ों को मारने के लिए, आज हम उससे दुगने तिगनी डोज यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी एक रेजिस्टेंस डेवलप हो गया कीड़ों में, और कीड़े रसायनों से भी नहीं मर रहे हैं। तो जैव नियंत्रण से भी ऐसा कोई जैव नियंत्रण का दुष्प्रभाव नहीं है, और हम जैव नियंत्रण ईजिली हम इसका यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, जैव नियंत्रण जो है हमारी इकोनॉमिकल है, मतलब लागत को हमारी कम करता है, जबकि रसायन बहुत महंगे हैं, उनका प्रयोग भी आपको 1 नहीं 2-3 बार करना पड़ता है, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जो है वो बढ़ रही है। तो इस जैव नियंत्रण से हम कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन को भी कम कर सकते हैं। तो ये कुछ किसानों का फायदा ही है इनको यूज़ करके। हाँ जी। तो सर, क्या क्या इसमें प्रक्रियाएं, मतलब मेथड्स क्या क्या हैं जैव नियंत्रण, मतलब विधियां कौन कौन सी हैं इसमें? देखिए, हम जैव नियंत्रण में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, हम इसमें पैरासाइट्स, प्रीडेटर्स और रोगाणु या फंगस का प्रयोग करते हैं। तो हमारे जो ये पैरासाइट्स हैं, ये जो है जो दुश्मन कीट है, इनके या तो अंडों में अटैक करते हैं या फिर लार्वा पे अटैक करते हैं, और अपना जीवन चक्र जो है उसी में पूरा करते हैं, जिसके वजह से वो जो हानिकारक कीट है वो उनका प्रजनन बंद हो जाता है। उसी तरह से कुछ होते हैं शिकारी कीड़े, जो प्रीडेटर्स होते हैं, जो डायरेक्ट शिकार करते हैं और जो हानिकारक कीटों के या तो लार्वा या अंडे खत्म कर देते हैं। दूसरी तरफ हम एक और विधि है जिसमें हम मित्र फंगस का यूज़ करते हैं, उसमें ट्राइकोडर्मा हो गया, बवेरिया बेसियाना हो गया, मेटारिजियम हो गया। तो इन फंगस के प्रयोग से हम हानिकारक कीटों का भी कंट्रोल करते हैं। जी सर, जैसे आप बोल रहे हैं कि मित्र कीट की हम जब बात करें तो मित्र कीट में कौन कौन से, अगर आप उदाहरणतः बताएं तो कौन कौन से, अगर किसान मतलब जैसे कोई फसल लगा रहा है तो उसे कैसे पता चलेगा कि कौन सा कीट मित्र कीट है और कौन सा, मतलब वो उस तरह से अपनाएगा फिर विधि ना, तो किस तरह से होगा सर? देखिए, हम अपनी लैब में कई प्रकार के मित्र कीटों का प्रजनन कर रहे हैं। जी सर। जैसे ट्राइकोग्रामा है, ट्राइकोग्रामा जो है विश्व में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला बायो एजेंट है। तो हमारी लैब में हम 4 तरह की स्पीसीज जो है ट्राइकोग्रामा की, इनका प्रजनन कर रहे हैं, जिसमें कि ट्राइकोग्रामा एम्ब्रियोफेगम है, ट्राइकोग्रामा चिलोनिस है,
ट्राइकोग्रामा जैपोनिकम है, ट्राइकोग्रामा प्रिटियोसम है। तो ये 4 तो हमारी ट्राइकोग्रामा की ही स्पीसीज़ है जो कि हम यूज़ कर रहे हैं। उसी के बाद हम इसके बाद चिलोनिस ब्लैकबर्नी का भी प्रजनन कर रहे हैं। उसके बाद हम ब्रैकॉन हिबिटर का भी प्रजनन कर रहे हैं, और हम रिडोविड बग का भी प्रजनन कर रहे हैं। वह एक एंटोमोपैथोजेनिक निमाटोड जो कि सूत्र क्रीम बोलते हैं, उसका भी प्रजनन हमारे द्वारा लैब में किया जा रहा है। इसके अलावा जो मित्र फंगस है उसमें ट्राइकोडर्मा, बवेरिया बेसियाना, मेटरिजियम, इन सब का जो है हम इनको प्रोड्यूस कर रहे हैं लैब में, और ये हम बागवानों को देते हैं। इसके अलावा हमारे कई ट्रैप्स भी हम बना रहे हैं, जैसे फ्रूट फ्लाई के लिए हम मिथाइल यूजिनॉल ट्रैप, ये भी हम बागवानों को देते हैं। जी, तो सर जैसे हम फलों और सब्जियों में बात कर रहे हैं, आने वाले समय में कीड़ों का जैसे प्रजनन समय शुरू हो जाएगा, तो उस वक्त कौन कौन से जो मुख्यतः जो कीट हैं जो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में सब्जियाँ उगाई जाती हैं, तो इनमें कौन कौन से कीट मुख्यतः पाए जा रहे हैं? और जो आप किसानों से बात करते होंगे तो आपको किस तरह की शिकायतें आती हैं किसानों से? ज़्यादातर तो हमारे को आती है जैसे आपकी पत्ते खाने वाले कीट है, जैसे लार्वा हो गया, हमारे आपके गोभी में लगने वाले कीट है, DBM है। तो ये जितने भी लार्वा हैं ये सारे क्या बोलते हैं, और टमाटर में की सुंडी हो गई, और ये और रूट बोरर हो गया, ये जो है मेन जो है हमारे जो कीट है जो है ये सब्जी और फलों में पाए जा रहे हैं। तो इस सब के लिए भी हमारे पास बायो एजेंट्स उपलब्ध है। जैसे कि आप कोई भी आप लेपिडोप्टेरन पेस्ट लेंगे, जैसे कोई भी आप लार्वल पेस्ट लेंगे, उसके लिए हमारे पास ट्राइकोग्रामा कार्ड्स हैं। उसको बागवानों ने अपने बगीचों में या अपने खेतों में उसको इंस्टॉल करना होता है। सिर्फ ये ध्यान रखना होता है कि ट्राइकोग्रामा कार्ड जो है उसको हम बारिश के पानी से बचाएं और चींटियों से बचाएं, और मतलब उसको एक सेफ जगह पे रखें, और 15 दिनों के बाद वो कार्ड जो है आपको रिप्लेस करने पड़ते हैं, जब उसमें से छोटे कलर का वास्प होता है, मित्र कीट होता है, वो निकल जाता है, और वो मतलब जो हानिकारक कीट है उसके अंडों को इफेक्ट करता है। अंडे के अंदर वो अपनी पूरी जीवन चक्र पूरा करता है, और उसके बाद वो एडल्ट उसमें से निकल जाता है, और उससे जो है मित्र कीट जो है का तो प्रजनन हो जाता है, लेकिन जो हानिकारक कीट है वो उसकी पॉपुलेशन कम हो जाती है, वो मतलब प्रजनन नहीं कर पाता। इस विधि से फिर हम जो है वो हानिकारक कीट को ख़त्म करने में सहायक होते हैं। जी सर, जैसे आप अपनी प्रयोगशाला में कुछ कीटों का प्रजनन कर रहे होंगे, तो उसमें कोई समस्याएं आती है क्या? किसान भी अपने घरों पे भी कर सकते हैं कुछ मित्र कीटों का प्रजनन, या फिर आपकी लैब ही उन्हें उपलब्ध कराती है किसान? वैसे तो ये एक टेक्निकल काम है ना, तो बागवानों के स्तर पर इसको करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फंगस कल्चर जैसे है, जैसे कि आपका ट्राइकोडर्मा हो गया, बवेरिया बेसियाना हो गया, मेटरिजियम हो गया, ये मदर कल्चर या बेस कल्चर हमारे से बागवान ले जा सकते हैं। वह इसको अपने बगीचों में या अपने घरों में इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसकी बड़ी ही सिंपल विधि है। ये हमारे से मदर कल्चर ले जाके इसको पानी में डाल के उसमें गुड़ और बेसन डाल के उसको आगे बढ़ाया जा सकता है, और उसको अपने बगीचों में, खेतों में ये प्रयोग कर सकते हैं। जी, तो सर जो आपकी लैब है जो रजहाना में है, ये और कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं किसानों को या बागवानों को कि वो अपने कीटों से निजात पा सकें अपनी फसलों में जो उनके लग रहे हैं? हम प्रजनन के अलावा हम प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित करते हैं। हमारे वहाँ हमारे लैब में प्रशिक्षण का भी पूरा प्रबंध है। हम वहाँ पे प्रशिक्षण शिविरों का भी हम आयोजन करते हैं। वह बागवानों के खेत खलिहानों तक भी हम पहुँचते हैं, और वहाँ पे भी प्रशिक्षण शिविरों का हम आयोजन करते हैं, और उनको मतलब जो अपने मित्र कीट है उनकी पहचान करवाते हैं कि किस तरह के कौन कौन से आपके मित्र कीट है, कौन से हानिकारक कीट हैं। तो कई बार किसान जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो मित्र कीट को देखकर ये समझते हैं कि ये हमारा दुश्मन कीट है और वो स्प्रे कर देते हैं, जबकि वो हमारी मदद कर रहा होता है, हमारे को नुकसान नहीं पहुंचा रहा होता। तो इन मित्र कीटों की पहचान करना बहुत आवश्यक है कि कौन सा हमारा मित्र कीट है, कौन सा हमारा दुश्मन कीट है। तो मित्र कीट की पहचान हम करवाते हैं। इसके अलावा हम जो बायो एजेंट्स लैब में प्रोड्यूस करते हैं उसको हम बागवानों को भी देते हैं, वो उसको अपने खेतों में यूज़ कर सकते हैं, अपने बगीचों में यूज़ कर सकते हैं। और
जैसे कि फंगस है उसको तो वो खुद प्रयोग भी कर सकते हैं और उसका मतलब उसको बढ़ा भी सकते हैं, अपने स्तर पे बढ़ा भी सकते हैं जी। तो सर जैसे आप बायो कंट्रोल एजेंट्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें कौन कौन से एजेंट्स हैं और क्या ये स्प्रे की फॉर्म में या पाउडर, किस तरह से आप चीज़ों को करते हैं और किस किस चीज़ों में, अगर पाउडर होता है तो किस में होता है और अगर स्प्रे करते हैं तो कौन सी चीज़ों के लिए करते हैं? देखिए हमारे पास जो बायो एजेंट्स है, जो मित्र कीट हैं, वो तो जैसे मैंने आपको बताया कि ट्राइकोग्रामा तो हमारा कार्ड की शेप में है। तो कार्ड को तो वो तो आप बागवानों को हमारे से लेके जाना है और सीधा अपने खेतों में या बगीचों में सिर्फ इंस्टॉल करना है और 15 दिनों के अवधि के बाद जब वो उसका जीवन चक्र पूरा हो जाएगा, वो हमारे से पुनः लेके जाना पड़ेगा उनको। और जब तक उनकी फसल चल रही है, जब तक हानिकारक कीट का प्रभाव है, तब तक उनको वो मतलब अपने खेतों में और बगीचों में लगा के रखना पड़ेगा। लेकिन 15 दिनों के बाद उनको रिपीट करना पड़ेगा वो ट्राइकोगार्ड। उसके बाद हमारे पास बाकी जैसे मित्र कीट हैं, रिडोविड बग है, वो एक शिकारी है, वो डायरेक्ट लार्वा के ऊपर अपना वार करता, अटैक करता है। तो वो हमारे से अडल्ट भी ले जा सकते हैं या फिर इनकी 2-3 निम्फ मतलब इंस्टार्स होती है, वो हमारे से लेके जा सकते हैं और अपने बगीचों में छोड़ सकते हैं। उसके अलावा जैसे चिलोनिस ब्लैक बर्नी है, उसके भी कार्ड्स अवेलेबल हैं हमारे पास, वो ले जा सकते हैं हमारे से। बाकी जो मैंने बताया एक एंटोमोपैथोजेनिक निमाटोड है, सूत्र क्रीम है, वो भी ले जा सकते हैं। वो हमारे पूरे साल भर अवेलेबल होता है हमारी लैब में। उससे क्या है कि आप रूट बोरर का कंट्रोल बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं। उसको हम मिट्टी में उनको ईपीएंस को मिक्स करके बागवानों को देते हैं। वो उस मिट्टी को वो गोबर में डाल सकते हैं। अपने गोबर में भी वाइट कलर का ग्रब होता है जिसपे कि वो ईपीएंस जो है बढ़ते हैं, अपना प्रजनन करते हैं और उसमें जो है निमाटोड्स की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है गोबर के अंदर। फिर उस गोबर का प्रयोग जो है वो बागवान अपने तौलियों में या खेतों में यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर कि बोरर का, रूट बोरर का, मतलब कई तरह के अनेक प्रकार के बोरर्स का वो कंट्रोल करता है। लेकिन इसमें ईपीएंस में सिर्फ एक ही वो है कि हमें सॉइल में या जहाँ हम इसको प्रयोग कर रहे हैं वहाँ पे मॉइस्चर मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि अगर सूखा पड़ जाएगा तो ईपीएंस की जो है वो पेनिट्रेशन जो है वो कम हो जाती है, उनकी मतलब एक्टिविटी कम हो जाती है। अगर मॉइस्चर रहेगा तो वो एक्टिविटी उनकी ज़्यादा रहेगी और वो रूट बोरर तक पहुंच पाएंगे और उसको नष्ट कर सकेंगे। उसके अलावा जो हमारे पास फंगस है, ट्राइकोडर्मा है, बवेरिया बेसियाना, मेटारिजियम है, ये पाउडर फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल होती है। इसको हम इसका मदर कल्चर बनाते हैं। मदर कल्चर को फिर हम सेकेंडरी कल्चर जो कि सॉर्गम है उसके ऊपर चलाते हैं। सॉर्गम के बाद इसको ड्राई करने के बाद पाउडर फॉर्म करते हैं। पाउडर फॉर्म के बाद टैल्क पाउडर में मिक्स करके कि हम बागवानों को देते हैं। तो इसको जो है बागवान डायरेक्ट इसकी ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं और स्प्रे भी कर सकते हैं इसका। तो सर जैसे हम बात कर रहे थे कीटों की हम बात कर रहे हैं, तो जनरली कीट प्रबंधन में ही हम यूज़ कर रहे हैं बायो कंट्रोल जो हम कह रहे हैं जी। मतलब जो आईपीएम है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का ही पार्ट एक बायो कंट्रोल भी है। बायो कंट्रोल भी आईपीएम का ही पार्ट है। तो सर जैसे हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन है, पूरे विश्व भर में देखा जा रहा है, तो इसमें आप कभी देखते हैं कि मतलब किसानों को कोई नए तरह के कीट, कुछ उनका बिहेवियर में चेंज आया है या कोई नए कीट उत्पन्न हो रहे हैं, तो ऐसा कुछ है क्या सर? देखिए कीट तो वही है जी, लेकिन मैंने जैसे वही बताया कि इसमें रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। पहले जहाँ वो डोज कुछ ml की थी वो आज दुगनी तिगनी ml तक पहुंच चुकी है। तो वो रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है कीटों के अंदर और वो मतलब जहर की मतलब क्वांटिटी को बढ़ाने के बावजूद भी वो मर नहीं रहे हैं। तो इसकी वजह से जो है हमारे डोज भी बढ़ती जा रही है। डोज बढ़ती जा रही है तो केमिकल का ज़्यादा उपयोग हो रहा है। वही केमिकल हमारी फूड साइकिल में आ रहा है और वही हम खा रहे हैं, वही हमारी सॉइल में जा रहा है, सॉइल के थ्रू, क्रॉप्स के थ्रू हमारे तक पहुंच रहा है, या फिर दूध और दूध के प्रोडक्ट्स से हमारे तरफ पहुंच रहा है, पोल्ट्री के थ्रू हमारे तरफ पहुंच रहा है, एटमॉस्फेयर के थ्रू हमारे तरफ पहुंच रहा है, जिससे कि नाना प्रकार के रोग जो है हमारे शरीर में पनप रहे हैं। तो जैव नियंत्रण जो है इसको भी कंट्रोल करने में सहायक है जी। तो सर जैसे हम बात करते हैं, कई बार हम जो आपने कार्ड्स की बात की कि हम ट्रैप कार्ड्स यूज़ करते हैं, तो सर येलो ट्रैप भी यूज़ किए जाते हैं, तो वो किस लिए होते हैं? क्या वो बायो कंट्रोल में माने जाते हैं कि या उसको कुछ अलग श्रेणी में आप? वो बायो कंट्रोल में तो नहीं आता, लेकिन वो नॉन केमिकल कंट्रोल है जी। तो समझ लो एक मैकेनिकल कंट्रोल है जी। क्योंकि जो कीट हैं, जो हानिकारक कीट हैं, इनकी एक प्रवृत्ति होती है कि ये
पीले रंग की तरफ जो है अट्रैक्ट होते हैं। जी। तो इसी प्रवृत्ति का हम यूज़ कर रहे हैं, और ये जो येलो ट्रैप है हम यूज़ कर रहे हैं इसमें कुछ चिपकने वाला पदार्थ हम लगा देते हैं, ताकि वो कीट उसकी तरफ अट्रैक्ट हो और उसमें वो चिपक जाए और वो मर जाए। इसी तरह से हम लाइट ट्रैप्स का भी यूज़ कर रहे हैं। लाइट ट्रैप्स में क्या होता है कि जितने भी वास्प है या मक्खियाँ हैं, ये नॉक्टर्नल होती है, मतलब रात निशाचर होती है, रात में ये ज़्यादा एक्टिव होती है और लाइट की तरफ को ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। तो लाइट की तरफ अट्रैक्ट होने की वजह से हम क्या करते हैं, एक लाइट ट्रैप बनाते हैं, लाइट की तरफ ये अट्रैक्ट होती है और वहाँ पे नीचे उसमें ट्रैप के नीचे जो है हम या तो तेल या फिर पानी का एक कटोरा जैसा रख देते हैं, जिसकी वजह से वो लाइट की तरफ ट्रैप होती है, उसके बाद वो उस तेल में गिर जाती है और वो मर जाती है, मतलब मूवमेंट खत्म हो जाती है। तो हमारा क्या है, एक मैनेजमेंट का एक तरीका है कि हमने किस तरह से उसको हानिकारक कीट को मारना है। तो लाइट ट्रैप जो है हम रूट बोरर्स के एडल्ट्स पकड़ने के लिए, बोरर्स के एडल्ट पकड़ने के लिए भी हम प्रयोग कर रहे हैं। उसी तरह से हम जो हमारी लैब है, बल्कि हम फ्रूट फ्लाई ट्रैप भी बनाते हैं, जो कि हमारे निचले हिमाचल के क्षेत्र हैं जहाँ पे आम की बागवानी होती है, अमरूद की बागवानी होती है, आपकी अनार की बागवानी होती है। तो वहाँ पे जो है फ्रूट फ्लाई का बहुत ज़्यादा अटैक है। फ्रूट फ्लाई जो है उसको मतलब फ्रूट को मार्केट तक पहुँचने से पहले ही ख़त्म कर देती है। उसके अंदर छोटे छोटे मैगट्स पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से सारा फ्रूट ख़राब हो जाता है। तो हम फ्रूट फ्लाई ट्रैप भी हम बनाते हैं, जो कि मिथाइल यूजेनॉल से बनता है। उसको एक हम मतलब सिंपल से एक टेक्निक है, उसको एक बॉटल में हम उसको जो ल्यूर है उसको इंस्टॉल करते हैं। उसमें मिथाइल यूजेनॉल है, फिरोमोन होता है, फिरोमोन जो है उसको अट्रैक्ट करता है, मेल को अट्रैक्ट करता है, और मेल और जो ल्यूर फिरोमोन जो ल्यूर हमने अंदर लगाई होती है, उसके अंदर जहर मैलाथियन भी यूज़ होता है। बायो कंट्रोल में सिर्फ हम यहीं पर ही जहर का प्रयोग कर रहे हैं, तो मैलाथियन की वजह से वो उसको चाटता है, उसकी वजह से वो मर जाता है। तो एक अच्छा प्रबंधन का तरीका है हमारे पास, ये मिथाइल यूजेनॉल ल्यूर भी हम बना रहे हैं। तो सर जैसे हम फिरोमोन ट्रैप्स की बात कर रहे हैं, तो फिरोमोन ट्रैप्स सभी टाइप के इंसेक्ट्स के लिए होता है या फिर कोई विशेष जो कीट है वही उससे अट्रैक्ट होते हैं? नहीं, जैसे मैंने बताया कि मिथाइल यूजेनॉल जो है, मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप वो फ्रूट फ्लाई जो फ्रूट्स के ऊपर फ्लाइज लगती है उसी के लिए प्रयोग होता है। लेकिन एक क्यू ल्यूर भी आता है, एक मिथाइल यूजेनॉल ल्यूर आता है, वो हम फ्रूट फ्लाई के लिए यूज़ करते हैं। एक क्यू ल्यूर आता है, वो जो कि कुकर बिट्स, जो हमारी बरसातों में लगने वाली सब्जियां, जैसे कि आपका घिया हो गया, कद्दू हो गया, तोरी हो गया, इसमें जो लगती है फ्रूट फ्लाई, इसके लिए हम क्यू ल्यूर प्रोड्यूस करते हैं। तो वो हम क्योंकि हम बागवानी से रिलेटेड है, तो हम सिर्फ फ्रूट फ्लाई के लिए मिथाइल यूजेनॉल ल्यूर ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो क्या सर सब्जियों के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है, इन जो बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं, सब्जी वाली फसलों में भी इस्तेमाल करते हैं? हाँ, ये ऐसा है, मित्र कीट तो मतलब जो हानिकारक कीट है वो हर जगह ही लगते हैं, वो सब्जियों में भी लगते हैं, फ्रूट्स में भी लगते हैं। तो जो बायो एजेंट्स है वो आप सब्जियों में भी यूज़ कर सकते हैं और फ्रूट्स में भी यूज़ करते हैं। एक जो मेन है कि बायो एजेंट्स का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जिस तरह से मैंने बोला कि रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है या फिर आपका रेजिडुअल इफेक्ट है पेस्टिसाइड्स का, वो हमारा बायो एजेंट में ऐसी कोई समस्या नहीं है। आप बेफिक्र होकर बायो एजेंट्स यूज़ कर सकते हैं और उससे कोई भी मतलब पॉइजनस तो है वो है ही नहीं, तो शरीर पे भी कोई उसका गलत असर नहीं होता है। तो आप मतलब किसानों को आप यही रिकमेंड करेंगे कि वो रसायन से मूव करके अपने बायोलॉजिकल जैव नियंत्रण कंट्रोल पे आ जाएं? सर मैं ऐसा भी नहीं कह सकता कि अब, क्योंकि जैव नियंत्रण जो है एक स्लो प्रोसेस है। जब आपने एक बार बायो एजेंट को आपके अपने बगीचे या खेत में आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, तो उसको प्रोड्यूस होने में, इस एक थ्रेशोल्ड लेवल तक आने में समय लगेगा, उतना बागवान और किसानों को वेट करना पड़ेगा। तो उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा अपनी डिजीज़ मैनेजमेंट को या पेस्ट मैनेजमेंट को, इंटीग्रेटेड एक अप्रोच अपनानी पड़ेगी, जिसमें कि वो ज़रूरत के हिसाब से ही केमिकल्स का भी प्रयोग करे और ज़रूरत के हिसाब से बायोलॉजिकल एजेंट्स का भी प्रयोग करे, ताकि उसे मतलब इकोनॉमिकल लॉसेस भी ना हो और वो अपनी फसलों को बचा भी सके। जी, तो सर मतलब मैनेज कैसे किया जाए अगर आप बायोलॉजिकल कंट्रोल भी यूज़ कर रहे हैं और रसायन भी यूज़ कर रहे हैं? तो क्योंकि जब आप कह रहे थे कि रसायन डालेंगे तो मित्र कीट भी मर सकते हैं। हाँ जी। तो सर उसके लिए क्या बीच में ट्रांजिशन फेज जो होगा उसको कैसे हम कंट्रोल करेंगे? हमें ऐसे इंसेक्टिसाइड्स का प्रयोग करना पड़ सकता है जो कि कम
कम पॉइजनस हो। जी हर आपने देखा होगा जो इंसेक्टिसाइड्स है उसमें भी कई कैटेगरीज होती है, एक में रेड कलर होता है, एक में येलो कलर होता है, एक में ग्रीन कलर होता है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन कलर के इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड्स का ज़्यादा उपयोग करना चाहिए, जो कि मतलब ज़्यादा पॉइजनस नहीं होते और वो ना ही मित्र कीटों के लिए भी हानिकारक होते हैं। कि तो सर जैसे कोई जनसंपर्क अभियान आपकी जो लैब है, प्रयोगशाला है, वो कोई चला रही है, एक्सटेंशन प्रोग्राम्स चलते हैं आपके, सिर्फ ट्रेनिंग्स ही कराते हैं या और भी चीज़ें होती हैं? जागरूकता कैसे करते हैं मतलब? जागरूकता देखो, हम एक तो हम ट्रेनिंग्स अपने लैब में भी करवा रहे हैं, बाकी हम बागवानों की बगीचों तक, उनके खेतों खलिहानों तक भी हम पहुंच रहे हैं। वहाँ पर भी हम ट्रेनिंग कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, वह उन्हें बायो एजेंट्स के बारे में पहचान करवाते हैं, वह उन्हें बायो एजेंट्स देते भी हैं ताकि वो अपने बगीचों में या खेतों में इनका प्रयोग करें और उनका फ़ायदा उठा सकें। जी, तो डॉक्टर साहब जैसे हिमाचल के किसान हैं, मतलब जगह जगह पे विस्तृत हैं, तो किसान आपसे संपर्क करेंगे तो कैसे संपर्क कर सकते हैं आपकी प्रयोगशाला से? तो उसके लिए कोई नंबर है या आप देना चाहेंगे? प्रयोगशाला का नंबर, लैंडलाइन का नंबर तो नहीं है, पर मेरा व्यक्तिगत नंबर है जिससे मेरा वो मेरे को संपर्क कर सकते हैं। तो मेरा मोबाइल नंबर है 9857569795। जी, तो डॉक्टर साहब इसके अलावा अगर कुछ आप और जानकारी देना चाहें किसानों को इसके बारे में कि बायो कंट्रोल एजेंट्स को कैसे इस्तेमाल करें या इसका क्या फ़ायदे हो सकते हैं कि वो रसायन से वापस शिफ्ट हो और दोनों चीज़ों को एक साथ कैसे लेके चलें, तो आप प्लीज़ संदेश दें। हमें जी, मेरा तो यही मानना है कि जैसे मैंने कहा कि एक इंटीग्रेटेड अप्रोच ही बागवानों को या किसानों को अपनानी पड़ेगी, क्योंकि आपको अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा बागवानों को कि कब उन्हें किस कीट के लिए उन्हें बायो एजेंट का प्रयोग करना है और किस कीट के लिए उन्हें इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना है, किस डिजीज़ के लिए उन्हें फंगिसाइड का प्रयोग करना है। एक ही अगर आप एक ही डायरेक्शन में या एक ही लाइन पे चलते जाएंगे तो उसका हानि ही होगी उसकी। तो उनको इंटीग्रेट करना पड़ेगा हर चीज़ को कि बायो एजेंट का भी प्रयोग करें और ज़रूरत आने पर इंसेक्टिसाइड का भी प्रयोग करें। जी, तो डॉक्टर साहब आपने हमारे किसानों बागवान भाइयों को इतना जो जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप हमारे स्टूडियो में आए उसके लिए भी आपका धन्यवाद। तो दर्शकों, आप आशा है कि आपको आज का हमारा कार्यक्रम का ये अंक पसंद आया होगा। तो अगली बार मिलेंगे किसी नए विषय के साथ इसी कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।